तो आज हम लोग कवर करेंगे सीएपीएफ एसी में 2016 में जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हर एक हिस्ट्री के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे विथ यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के साथ कवर करेंगे और ये भी जानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है और कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, है ना। इस तरीके से हम लोग पूरा हिस्ट्री को हॉलिस्टिकली हम लोग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। क्लियर। अभी तक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2015 का कवर किए हैं, फिर 2016 को आज कवर कर रहे हैं। ऐसे करके पूरा हम लोग 2025 तक कवर करेंगे और पूरे को एक कंपाइल करके एक लेक्चर में डिवाइड करके मतलब एक लेक्चर में पूरा अपलोड कर देंगे। क्लियर है, समझ आ गया। कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन PDF हर चीज़ अपलोड हो जाता है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन को और हर एक रेस्पेक्ट को हम लोग कवर करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक काम कर सकते हो कि पहले वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपने लेवल में ट्राई करके देखना कि क्या मैं क्वेश्चन को हैंडल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो हम लोगों को सॉल्व करना ही करना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश इथनोग्राफर लॉन्च दिस सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट इन 1860। कौन लॉन्च किए हैं। पहले बात ये समझो कि इथनोग्राफर का मीनिंग क्या होता है ना। इथनोग्राफर का मीनिंग होता है जो रिसर्च करते हैं ना। ये है रिसर्चर जो कि रिसर्च करते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में बात करते हैं या फिर इंडिविजुअल का जो कल्चर होता है उसके बारे में जो रिसर्च करते हैं उसको बोलते हैं इथनोग्राफर। क्लियर है। तो उस समय जो सर्वे ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट 1860 चलाए गए थे तो उसका जो कौन से ब्रिटिश था वो हंटर ब्रिटिश था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा डीपली पढ़ना भी नहीं है क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखो 74 क्वेश्चन। इसमें बताओ तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बर्ना परिचय, है ना, बर्ना परिचय अ मिड 19th सेंचुरी, ये बंगाली टेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है बस। देखो तो कौन सा सही है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका पूरा जो है समझा देता हूं कि क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं। ये जो बर्निया ग्राफर लिखा गया है ना, बर्ना परिचय ये जो है लिखे गए हैं, इसको सबसे पहले किसने लिखे हैं, किसने लिखा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है ना। उस समय जब 1850 या फिर 1860 का टाइम पीरियड चल रहा था, जब सोशल रिफॉर्म का बात आए थे, तो उस समय का एक सोशल रिफॉर्मर है विद्या चंद्र, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है। और इसका जो लैंग्वेज है, इसका लैंग्वेज कौन सा है, बंगाली लैंग्वेज में इसे लिखे गए थे। और इसका जो मेन मकसद यही था कि जो बंगाली अल्फ़ाबेट है उसको ठीक तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना, बंगाली अल्फ़ाबेट को यहाँ पे टीच करना, स्किल को डेवलप करना, बिगनर हो या फिर प्राइमरी जो चिल्ड्रेन होता है उसका। समझ आ गया। तो पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि इट वाज रिटन बाई राजा राम मोहन राय, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और सेकंड जो है कि इट वाज द मोस्ट वाइडली एंड बंगाली प्राइमर ऑफ द टाइम है ये, है ना। अभी तो बताया इसको कि जो इसका मेन मकसद यही था कि बंगाली अल्फ़ाबेट हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया और फिर इससे रिलेटेड पूरा स्किल्स है इसको डेवलप करना था। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन जो भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका डिटेल आंसर भी है यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ है ना। तो इसको एक बार रेफर कर सकते हो और डीप में अगर पढ़ना है तो। बाकी जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन थे, 19th सेंचुरी का रिफॉर्मर थे, सोसाइटल के बारे में बात करते थे ये लोग। बाकी हिस्ट्री में हम लोग इसको कवर करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्या सही सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। इस क्वेश्चन में 75 में चंपारण जो सत्याग्रह हुआ है इसके बारे में पूछे गए हैं, यही बताना है। तो देखो जो चंपारण सत्याग्रह है इसे लॉन्च किए गए थे 1917 में, ठीक है। एक सेकेंड ना, 1917 में इसे लॉन्च किए गए थे। कहाँ लॉन्च किए गए थे, इसे चंपारण जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहाँ पे लॉन्च किए गए थे। क्यों लॉन्च किए गए थे, वहाँ के जो इंडिगो कल्टीवेटर हैं, है ना, इंडिगो कल्टीवेट करते थे प्लस राइस कल्टीवेट करते थे। तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे कि जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, बिहार के जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लोकल पीपल हैं, उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे थे कि इंडिगो कल्टीवेशन ही करना है, पूरे जितना भी खेती है इंडिगो कल्टीवेशन करना है। अब बताओ कि पूरे खेती में इंडिगो ही लगाएंगे तो अपना खाने के लिए चावल कहाँ से लाएंगे, है ना, उसको अपना भी तो पेट भरना है।
तो इसी के अगेंस्ट क्या है, एक सत्याग्रह हुआ है जिसे हम लोग चंपारण सत्याग्रह बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि द चंपारण रीजन हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एंटी प्लानर डिसकंटिन्यून एजिटेशन। बताओ तो सही है क्या ये चीज? बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले सह रहे थे, पहले बोले कि ठीक है आधे में लगा लो, उसके बाद अब ब्रिटिश ऐसे बोलने लगे कि पूरा खेती भर करना है इंडिगो प्लांटेशन का, है ना, पूरा प्लांटेशन ही करना है पूरा खेती में, तो खाएंगे क्या करके एक दिक्कत आ जाता था। तो इस रेस्पेक्ट से जो पहला स्टेटमेंट बोले हैं ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सेकेंड बोले हैं कि महात्मा गांधी गेव ऑल इंडिया पब्लिसिटी टू द ग्रीवेंसेस ऑफ चंपारण कल्टीवेटर। सही है क्या ये भी? ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने दिए हैं, ऑल इंडिया पब्लिसिटी की है ग्रीवेंसेस को लेके। फिर थर्ड बोले हैं कि द कल्टीवेटर ऑफ चंपारण हैड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एक्सेसिव टैक्सेशन। यहाँ पे इसका टैक्सेशन का मतलब थोड़ा था, यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन करो ये फोर्स कर रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, इसके अगेंस्ट यहाँ पे ये जो है चंपारण सत्याग्रह लॉन्च किए गए। ये टैक्स वैक्स से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, समझ आ गया? चलो, तो 75 का बी ऑप्शन रहा, जिसे 1917 में चंपारण बिहार में लॉन्च किए गए थे बाय दी गांधी जी के द्वारा, और इसका जो मेन कॉज यही था कि जो है इंडिगो फार्मर को जस्टिस मिल पाए। चलो अगला देखो अब 76 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिबेट बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट इन 1830। क्योंकि बात वही है कि जब मिड 19th सेंचुरी का बात करोगे जहाँ पे सोशल रिफॉर्मर जो है रिजानेंस पीरियड हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय का जो रिजानेंस आया या फिर इतने सोशल जो है रिफॉर्मर आए जिसका आइडियोलॉजी डिफरेंट थे। कुछ बोल रहे थे कि प्राइमरी एजुकेशन को ज़्यादा फोकस लो, कुछ बोल रहे थे कि जो है मिडिल एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन को यहाँ पे प्रायोरिटी दो, कुछ का डिमांड था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कुछ बोल रहे थे कि जो विडो रिमैरिज है इसको बैन होना चाहिए। तो डिफरेंट यहाँ पे सोशलिस्ट जो है सोशलिस्ट रिफॉर्मर यहाँ पे आए, और उसी में से दो आइडियोलॉजी यहाँ पे दो आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक है एंग्लिसिस्ट और दूसरा है ओरिएंटलिस्ट। अब इन दोनों के बेस में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों ऑप्शन को यहाँ पे बताना है। तो एक बार रीड कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को एटलीस्ट हैंडल कर पाए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछे गए वही बताता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड हुआ है, यूज हुआ यहाँ पे एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट का मेथड ये था कि हमें इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज देना है, जितना भी टीचिंग हो, प्राइमरी एजुकेशन हो, इंग्लिश लैंग्वेज में हो, जितना भी यहाँ पे टर्म आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, वो पूरा वेस्टर्न आइडियोलॉजी बेस्ड होने वाला है। वेस्टर्न में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसी को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वेस्टर्न में जिस तरीके से सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसी को यहाँ पे हम लोग पढ़ाएंगे, टीच करेंगे। इसको बोलते हैं एंग्लिसिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, और दूसरा जो है ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट का मतलब है कि जो नेटिव है, ठीक है, जो नेटिव है, जैसे कि इंडिया का क्या है हिंदी लैंग्वेज है, अदर जितना भी स्टेट है उसका जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ाएंगे, ऐसा बोलते थे। इंडिया का स्टूडेंट है तो इंडिया में जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, जो सोसाइटल है, उस रेस्पेक्ट में हम लोग टीच करेंगे, उसको हम लोग ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। इंग्लिसिस्ट मतलब जो है इंग्लिश एजुकेशन को बात करते हैं, वेस्टर्न वर्ड है उसका बात करते हैं, और जो ओरिएंटलिस्ट हैं जो नेटिव पॉपुलेशन का बात करते हैं, जहाँ उसका जन्म है, जहाँ बॉर्न हुआ है, उस कंट्री का यहाँ पे बात करते हैं। समझ आ गया दोनों का मीनिंग? अब देखो यहाँ पे पहला वो स्टेटमेंट है कि द एंग्लिसिस्ट वांटेड टू कट द मनी बीइंग स्पेंड ऑन प्रिंटिंग संस्कृत एंड अरेबिक। यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। टाइम पीरियड याद रखना 1830 है। बताओ इसमें पहला ऑप्शन क्या बोलता है? पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। कैसे सही होगा? देखो ब्रिटिश थे, अब ब्रिटिश तो चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी एजुकेशन हो इंग्लिश ओरिएंटेड हो, तो इंग्लिश ओरिएंटेड को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या करते थे, जो संस्कृत हो गया या फिर अरेबिक टेस्ट हो गया, इसमें जो स्पेंडिंग होना चाहिए उसको कट कर देते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पढ़े, संस्कृत के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना जाए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड बोले हैं कि द एंग्लिसिस्ट वांटेड टू कट द स्पेंड ऑन प्रिंटिंग संस्कृत टेक्स्ट बट विशेष टू कंटिन्यू प्रिंट इन पर्शियन। देखो मैं अभी क्या बताया, इंग्लिसिस्ट का मतलब होता है इंग्लिश ओरिएंटेशन, जितना भी क्लासरूम होगा वो इंग्लिश ओरिएंटेशन होगा, लेकिन संस्कृत को तो बैन कर रहे हैं, मतलब स्पेंडिंग जो हो रहे हैं, फंडिंग हो रहा है, कम हो रहा है,
लेकिन साथ में पर्शियन टेक्स्ट हो गया, अरेबियन टेक्स्ट हो गया, यहाँ पे भी स्पेंडिंग कम हुआ है, स्पेंडिंग में कम किए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें कोई पर्शियन को बढ़ावा नहीं देंगे लोग, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कि द ओरिएंटलिस्ट वांटेड स्टिपेंड फॉर द स्टूडेंट ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत। सही है क्या ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट बोले हैं कि द ओरिएंटलिस्ट स्टार्टेड अ न्यू संस्कृत कॉलेज इन दिल्ली। बताओ तो ये ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन, ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं किए गए, ओरिएंटलिस्ट जो है स्टार्ट नहीं किए गए। टाइम पीरियड देखो 1913 में उतना ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनना है, एजुकेशन, बल्कि सोशल रिफॉर्मर स्टार्ट हुए हैं, तो उसका जो है बिल्डिंग रखे गए हैं कि आगे यूनिवर्सिटी होगा, इस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा संस्कृत कॉलेज यहाँ पे बिल्ड नहीं हुआ है। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, 1 और 3 जो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, बाकी गलत है। क्लियर है? चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे वही चीज़ का डिफ्रेंशिएशन लिखे गए हैं। क्लियर? ओरिएंटलिस्ट में जैसे संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक हो गया, क्लासिकल फिलोसॉफी हो गए, और जो इंग्लिश है वो तो वेस्टर्न वर्ड को ही यहाँ पे फेवर करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब परमानेंट सेटलमेंट के बेस्ड में क्वेश्चन है, और इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। देखो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये सबसे पहले लाए गए थे लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसके द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट को लाए गए थे 1793 में। कहाँ पे लाए गए थे? अगर यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो बंगाल का पार्ट हो गया, बंगाल के बाद जैसे कि बिहार हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, ये कुछ पार्ट है जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में। इसका जो मेन मकसद था वही था कि जो फंडिंग आना चाहिए ब्रिटिश इंडिया में, क्या है, फंडिंग जिस तरीके से आना चाहिए उस तरीके से आ नहीं रहे थे, है ना, तो क्या किए गए, एक फिक्स किए गए परमानेंट सेटलमेंट में इतना रेवेन्यू फिक्स किए गए कि कल्टीवेशन होगा तो इतना रेवेन्यू दोगे, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम को बेसिकली यहाँ पे स्टेबलाइज करने का ही बात किए गए थे, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सके, ये इसका मेन एम था। यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ कि टू क्रिएट अ स्टेबल रेवेन्यू सिस्टम, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यही इसका मेन मकसद था। तो देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर कौन कौन सा सही है और कौन गलत है। यहाँ पे पूछे गए हैं कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन जमींदार। सही है ये ऑप्शन सही है, मतलब नॉट पूछा है ना, ये जो गलत होगा वो सही होगा यहाँ पे। तो ये जो पहला स्टेटमेंट बोला है कि परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन जमींदार दिए थे, तभी तो रेवेन्यू कौन कलेक्शन करेगा। परमानेंट सेटलमेंट ठीक है, ये तो रूल्स ला लिए, तो रेवेन्यू कलेक्शन करके, रेवेन्यू को कलेक्ट करके जो है ब्रिटिश ऑफिसर तक पहुंचाना, ये पूरा जमींदार का था, प्लस उसका खेत का पूरा देख रेख करना, ये सब जो है जमींदार के अंडर में थे। पहला तो सही है। सेकेंड बोले हैं कि द परमानेंट सेटलमेंट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू द कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ पेजेंट। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है परमानेंट सेटलमेंट का। यहाँ पे खुद बोले हैं कि अटेंशन कर रहे थे टू द कस्टमरी ऑक्यूपेंसी राइट ऑफ पेजेंट, ऐसा नहीं, पेजेंट को काम करना है तो इतने घंटे करना है, मतलब करना है, प्लस यहाँ पे जो टाइम डिफाइन किए गए थे वो तो करना है। लेकिन अगर मान लो ड्रॉट आ गया, है ना, भूखमरी का सिचुएशन आ गया, या फिर अच्छे तरीके से जो है खेती हुआ नहीं, है ना, या फिर बोल सकते हो सूखा पड़ गया तो खेती नहीं हुआ, लेकिन ये लोग तो फिक्स किए थे कि अगर हमें 1000 चाहिए तो 1000 ही दो, चाहे कल्टीवेशन हो चाहे ना हो, इस तरीका से जो है सिचुएशन थे। तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं थे। सी ऑप्शन जो है द बर्डन ऑफ द हाई रेवेन्यू असेसमेंट वाज शिफ्टेड टू द पेज। हाँ, यहाँ पे वही था, पहले क्या था 1000 में जो है कल्टीवेशन करते थे, अब यहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, 2000 में कल्टीवेशन करोगे, मतलब 2000 का टैक्स दोगे। पहले 1000 टैक्स देते थे, अब 2000 टैक्स दोगे परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू, ये बोले गए। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ ना, जस्ट इसको समझना है बस है। डी ऑप्शन है कि द कंडीशन ऑफ द एक्चुअल कल्टीवेटर ऑफ द लैंड डिक्लाइन अंडर परमानेंट सेटलमेंट, होगा ही होगा, क्योंकि पहले 1000 थे अब 2000 देना पड़ रहा है, टैक्स ज़्यादा दोगे तो ये तो डिक्लाइन होगा ही होगा। तो 88 में जो ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 89 क्वेश्चन, इसको बताओ तो यहाँ पे रैयत वाली जो सिस्टम है
इसके बेस में क्वेश्चन है। एक रैयतवाड़ी सिस्टम होता है, एक महरवाड़ी सिस्टम होता है। देखो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इसे सबसे पहले लॉन्च किए गए थे 1820 ऑनवर्ड्स, हमें इसका लॉन्चिंग पीरियड देखने को मिलता है। प्लस जो इसे लॉन्च किए गए थे जो है थॉमस मुनरो है, ठीक है, थॉमस मुनरो है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किए गए थे। इसका जो मेन मकसद था कि पहले जमींदारी सिस्टम था, है ना, इंटरमीडिएट था, तो जो इंटरमीडिएट है उसको क्या करना है, यहाँ पे हटा देना है। क्योंकि जितना सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू कमाते थे वो जो जमींदार हो गया वही लोग कमाते थे। जितना ब्रिटिश ऑफिसर को रेवेन्यू जाता था वो नहीं जाते थे, उसका हाफ पेमेंट करते थे और बाकी कौन रखते थे, जमींदार रखते थे। तो इसी जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए और थॉमस मुनरो ने इसे लॉन्च किए गए हैं रैयतवाड़ी सिस्टम को। तो पहला ही स्टेटमेंट है कि इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द थॉमस मुनरो, सही बात है क्योंकि थॉमस मुनरो ने ही तो इसे लॉन्च किए गए थे, ठीक है। फिर सेकेंड है कि इट वाज मेन टू रिड्यूस इंटरमीडिएट्स, ये ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब जो जमींदारी सिस्टम है उसको ही रिमूव करना था। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि कल्टीवेटिंग पेजेंट वाज ग्रेजुअली इम्प्रोविज्ड बाय दिस सिस्टम। देखो यहाँ पे बोले जाते हैं कि जो है इसका इस सिस्टम के आने के बाद, जैसे कि जमींदारी सिस्टम तो हट गया, अब जमींदारी सिस्टम हट गया मतलब जो एक्सप्लॉइट करते थे मेनली वो जमींदार ही थे, तो हट गया, तो उसका जो कंडीशन है पीजेंट का वो इम्प्रूव हुआ, ऐसे बोलते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही मिलते हैं। तो इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली अगर देखोगे तो सबको पता है। फॉर ऑप्शन देखो, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्ट ऑफ मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी, ये ऑप्शन गलत है। जो बंगाल प्रेसिडेंसी यहाँ पे महरवाड़ी सिस्टम लॉन्च हुए थे, रैयतवाड़ी नहीं हुए थे, क्लियर। तो इस रेस्पेक्ट से 1 2 3 है ना, 1 2 3 जो बी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है, डिटेल में बता रहा हूँ कोई ऑप्शन सही है, क्यों सही है, गलत है, क्यों गलत है। चलो नेक्स्ट देखो, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज़ जो समझाया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कुछ ज़्यादा थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। अगर इसको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा देते तो बहुत ज़्यादा है चांसेस सही होता है कि पूरा रिवाइज ही हो जाएगा एक बार। नेक्स्ट देखो अब 90 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। तो देखो जब हिस्ट्री में जाओगे तो 19th सेंचुरी का जब थोड़ा हिस्ट्री देखोगे तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जो है सोशल रिफॉर्मर ये इमर्ज होते दिखाई देंगे, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये तो अदर कंट्री में नहीं है ना, यहाँ पे तो पूरा इक्वलिटी का भाव है। अदर कंट्री में जाओगे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई अनटचेबिलिटी नहीं है ना, कोई इक्वलिटी मतलब कोई इनइक्वलिटी नहीं है, ये सब चीज़ समझ रहे थे। तो जब जो ब्रिटिश बोलता हूँ जो सोशल रिफॉर्मर यहाँ पे इमर्ज हुए वो उसी का ही तो देन है। तो 19th सेंचुरी का हिस्ट्री थोड़ा देखोगे तो वहाँ पे बहुत सोशल रिफॉर्मर देखने को मिलेगा, चाहे देवेंद्र नाथ टैगोर का बोलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बोलो, है ना, जैसे कि आत्मीय सभा को फाउंड किए गए थे, कौन फाउंड किए गए थे, राजा राम मोहन राय ने फाउंड किए हैं। इसका ऑप्शन तो सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना जो आत्मीय सभा है इसका मेन मकसद यही था कि जो आइडोलेट्री है ना, आइडल वर्शिप जो करते हैं इसको बैन करना था। आइडल वर्शिप जो है इसको सपोर्ट नहीं करते थे, जितना भी अंधविश्वास है उसको यहाँ पे नेग्लेक्ट करना था, और जो मोरल एजुकेशन है उसको यहाँ पे प्रोपागेट करना था। क्लियर है, ये बोल सकते हो कि ये सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। राजा राम मोहन राय जो है एक सोशल रिफॉर्मर है ना, कलकत्ता से ये बिलोंग करते हैं। तो समझ आ गया कौन फाउंड किए हैं, इसका मेन मकसद क्या है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि टू प्रमोट मोनोथेइज्म, है ना, सोशल रिफॉर्मर, मोरल एजुकेशन, अपोज करना था सुपरस्टिशन जो है ना, आइडोलेट्री जो है, आइडल वर्शिप कर रहे हो उसको सबको यहाँ पे अपोज करना था। समझ आ गया, तो इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ये सब चीज़ यहाँ पे कवर करना है। अगला क्वेश्चन 91, इसके बारे में एक बार पढ़ो। संथल हुल है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आया हुआ है हुल। हुल का मतलब कुछ नहीं होता है, ये रेबेलियन ही है ना, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहे हैं संथल रेबेलियन के बारे में पूछे हैं। संथल रेबेलियन कहाँ पे हुआ था, झारखंड का एक जगह है राजमहल हिल, है ना, पढ़े हैं उसको, वहाँ पे हुआ है। तो संथल रेबेलियन जो कि 1955 1956 यहाँ पे देखने को मिलता है। क्यों हुआ था ये संथल रेबेलियन? संथल रेबेलियन इसलिए हुआ था कि जो जमींदारी है पूरा एक्सप्लॉइट करते थे, ब्रिटिश आ रहे हैं अपना रूल्स लगाते थे, रेगुलेशन ला के फिर से जो है जो आदिवासी क्षेत्र या फिर जो संथल पीपल है उसको एक्सप्लॉइट करते थे, हाई रेवेन्यू का डिमांड करते थे। तो इसके एजिटेट में, है ना, इसके अगेंस्ट में क्या किया है, संथल रिवॉल्यूशन नहीं, संथल रेबेलियन यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है।
तो पहला ऑप्शन पढ़ो। पहला ऑप्शन है कि द संथाल वर इन दी डेस्परेट सिचुएशन एज अ ट्राइबल एंड वर लीज्ड आउट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्लस यहाँ पे जो देखोगे इसका एरिया को, है ना, जो क्या बोल सकते हो, जो प्लेस को देखोगे, इसका लोकेशन देखोगे, तो नदर्न ईस्टर्न जो स्टेट है, या फिर नदर्न स्टेट में भी नहीं जाओगे तो जो इंडिया है ना, ये रहा इंडिया, यहाँ पे कहीं देखने को मिलता है जो कि पूरा पहाड़ी एरिया है ना, पूरा पहाड़ी एरिया के साथ पूरा माउंटेनियस एरिया, है ना, या फिर बैकवर्ड एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। माउंटेनियस एरिया उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन बैकवर्ड एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जितना भी इसका सिचुएशन है और जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाते थे, सब इसी के ऊपर थोप देते थे, जिससे क्या है, हाई रेवेन्यू डिमांड हो गया, है ना, या फिर बोल सकते हो कि जो लैंड एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जमींदार के द्वारा, मनी लेंडर के द्वारा। तो इस रेस्पेक्ट से पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि द संथर रेबेल वॉज ट्रीटेड वेरी लेनियंट बाई ब्रिटिश ऑफिसर, गलत है। अगर लेनियंट तरीके से, अच्छे तरीके से अगर, है ना, अगर अच्छे तरीके से अगर क्या करते, है ना, कॉपरेट करते उसको, तो ये रेबेलियन ही क्यों करते हैं। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट कॉन्सेप्ट लगाओगे, लॉजिक, तो ऑटोमेटिक इसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। सेकंड को तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएगा। अच्छे तरीके से अगर कोऑर्डिनेट करते तो पहले बात तो रेबेलियन होता ही नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है कि संथल इनहेबिटेड एरिया वर इवेंचुअली कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड संथल परगनास। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसका एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, बल्कि बाद में इन्फ्लुएंस हुआ है ना, ब्रिटिश के आने से इन्फ्लुएंस हुआ है, लेकिन उसका एक पर्सनल जो है सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट देखने को मिलता है, जो है संथल परगनास। तो सी ऑप्शन, जो 3 ऑप्शन है, ये भी सही हो गया। फिर फोर्थ ऑप्शन देखोगे तो द संथल रेबेलियन वाज द ओनली मेजर रेबेलियन इन, नहीं, संथल रेबेलियन ही बस नहीं है, बाकी जितना भी पेजेंट्री मूवमेंट देख लो वो भी तो है। जस्ट संथल मूवमेंट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट से 1 और 3 जो आंसर सही हो जाएगा, जो डी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 106। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसका फॉर्मेशन कब हुआ, और उसी के बारे में थोड़ा जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बताओ। तो देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसको फाउंड किए गए थे होम के द्वारा। होम कौन है, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उसके द्वारा यहाँ पे फाउंड किए गए थे। अब इसमें भी कुछ लॉजिक लगाते हैं कि जो 2 नेशन थ्योरी हो गया उसके बेस में काम करते हैं, ऐसा करके, बट उसमें हमें नहीं जाना है। लेकिन इसका फाउंड किए गए थे होम के द्वारा, है ना। इसका पूरा जो है ACAO होम है ना, जिसे फाउंड किए गए थे। बाकी अदर जो है वो भी सपोर्ट किए गए थे इसको, जैसे कि हो गया दादा भाई नौरोजी हो गया, ये सब लोग हैं इसको सपोर्ट किए गए थे, है ना। 1885 में इसे फाउंड किए गए थे। और इसका जो मेन मकसद वही था कि जो है जितना भी पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, क्योंकि मास गैदरिंग होगा, और अगर किसी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो उसके थ्रू क्या है, जितना भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है ना, पीपल को अपलिफ्टमेंट करना, ये सब चीज़ जो है ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है कि द INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म इन बॉम्बे इन 1885, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। फिर जो सेकंड है, इसका जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बना है वो WC बनर्जी, जो बनर्जी है यही बना है। इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, क्लियर। और इसका जो मेन मकसद था वो यही था, ठीक है। फिर अर्ली लीडरशिप का बात करोगे तो दादा भाई नौरोजी हो गए, है ना। होमेश जो है बनर्जी है, WC बनर्जी ये भी हो गए, फिरोज शाह मेहता ये भी हो गए, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो अब, द अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंस टू आयरन इन द इंडियन सब कंटिनेंट फाउंड, कहाँ पे जो है देखने को मिला है ये चीज। तो इसका ऑप्शन जस्ट फैक्चुअल चीज है, तो इसमें जो है यजुर्वेद को बस यहाँ पे कंसीडर करना है, जस्ट फैक्ट्स है ये। अगला 108। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले बात यह है कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया हुआ है। इसमें क्या है कि जैसे देखो, द एशे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स जो है इसे लिखे गए हैं महादेव जो है गोविंद रनाडे के द्वारा, ठीक है। फिर 14 अन ब्रिटिश रूल इंडिया जो है इसे दादा भाई नौरोजी हैं इसके द्वारा लिखे गए। फिर जो है रोमेश चंद्र दत्त जो है, RC जिसे दत्त बोलते हैं, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये लिखे हैं, ठीक है। फिर जो है तीर्थंकर रॉय है ये भी लिखे हैं द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो दोनों ने क्या लिखे हैं, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो 3 ऑप्शन है
इसका ऑथर दो है ना, तो इसी के रेस्पेक्ट में इसको क्या किए गए हैं, इस क्वेश्चन को ड्रॉप किए गए हैं। बाकी इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि एसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स इसे MG रनाडे हैं, इसने लिखे हैं। फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसे दादा भाई नरोजी ने लिखे हैं। तो जस्ट इसको याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जो 1909 में आए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में ट्राई करके देखो। तो देखो ये जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है, इसका जो ऑफिशियल नाम ये नहीं है, इसको जाने जाते हैं मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से, है ना, क्योंकि इसे जो है इस रूल को 1909 के इसे लाए गए थे मोर्ले मिंटो के द्वारा, इसीलिए इसको जाने जाते हैं। इसका जो प्रॉपर नाम है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये ऑफिशियल इसका नाम है। और इसका जो पर्पस था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको एक्सपांड करना, और जो जितना भी इंडियन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको लिमिट कर पाना, जिससे क्या है इंडियन जो है उसका अपलिफ्टमेंट ना कर पाए। ये इसका जो है बेसिकली मेन एम था। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टू एक्सपांड द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इंट्रोड्यूस लिमिटेड रिफॉर्म, देखो लिमिटेड रिफॉर्म टू इन्वॉल्व इंडियन इन गवर्नेंस, जिससे उतना ज़्यादा गवर्नेंस ना हो पाए, है ना, इंडियंस का जो है गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन अच्छे तरीके से ना हो, इस रेस्पेक्ट से इसको लाए गए थे। चलो ऑप्शन देखते हैं। पहला है कि दे वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मिंटो मॉर्ले एंड मिंटो, ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नेम किए गए हैं ब्रिटिश के तरफ से, नहीं। सेकेंड है, देखो लाए गए थे मोर्ले मिंटो के द्वारा, इसलिए इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म किए जाते हैं, बोले जाते हैं, क्योंकि वो उस समय जो है ये वाइसराय थे, इसलिए। चलो अगला देखो अब सेकेंड, और ये भी याद रखना कि जो मोर्ले मिंटो है दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे मोर्ले का मतलब है जॉन मोर्ले, ये हैं, दो लोग थे यहाँ पे। जॉन मोर्ले क्या थे, सेक्रेटरी थे स्टेट का, इंडिया का, और जो मिंटो हैं ये वाइसराय थे, तो दोनों मिला के इसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म ऐसे बोलते हैं। सेकेंड है कि दे प्रोवाइड फॉर लिमिटेड, अभी तो पढ़े, लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे चाहते थे ये लोग, ठीक है, तो सेकेंड तो सही है। थर्ड है कि दे कंटेन प्रोविजन दैट इंश्योर दैट ब्रिटिश ऑफिसर रिटेन देयर मेजोरिटी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जब यहाँ पे लिमिट कर रहे हो, इंडियंस को अगर लिमिट कर रहे हो तो ब्रिटिश को बढ़ाओगे ही, है ना, लॉजिक तो यही लगेगा कि अगर इंडियंस का पॉपुलेशन को अगर, है ना, जो पार्लियामेंट है उसमें अगर जाने नहीं दे रहे हो, उसको उसका जो पावर है गवर्नमेंट का उसको लिमिट कर रहे हो, तो ब्रिटिश का पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इस रेस्पेक्ट से जो है 2 और 3 जो बी ऑप्शन है ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट देखो तो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फीचर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में यहाँ पे अपने को बताना है। देखो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, पहले बात इसे लॉन्च किए गए थे 1942 में, 1940 में लॉन्च किए गए थे। क्यों लॉन्च किए गए थे, तो सिनेरियो देखो 1942 का टाइम है और इस समय जो है वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा है ना, वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा है। उस समय जो है ब्रिटिश वहाँ पे इंजेस थे और ब्रिटिश जो है वर्ल्ड वार सेकेंड में क्या कर रहे थे, हार जा रहे थे, तो उसे अब बैक में सपोर्ट चाहिए। अब बैक में सपोर्ट चाहिए तो इंडियन ही है, तो इंडियन से सपोर्ट मांगे, तो इंडियन से सपोर्ट मांगे तो उसके बदले बोले हैं कि जो है इंडियन हमारे सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या है इंडिया के लिए गवर्नेंस देंगे, इंडिया को एक फुल इंडिपेंडेंट कंट्री देंगे, ऐसा बोले। लेकिन जैसे ही जो है वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ, फिर ब्रिटिश बोले कि हम जो है इंडिया को कोई इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे। जो क्रिप्स मिशन प्रपोजल भेजे गए थे ना, उस क्या हो गया, पूरा फेल हो गया। तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या है, एजिटेशन आ गया, है ना, आक्रोश आ गया इंडियन के पीपल जो इंडियन है उसके ऊपर, कि बोले गए थे लेकिन दिए नहीं। तो इस रेस्पेक्ट क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में लॉन्च किए गए थे, डायरेक्टली यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए। और इसका मेन जो है कॉज अगर देखोगे तो क्रिप्स मिशन का फेलर ही था, जिसमें बोले गए थे कि जो है इंडिया को देंगे हम लोग जो है फुल स्टेट यहाँ पे गवर्नेंस फॉर्म करके। चलो एक बैकग्राउंड समझ आ गया। अब देखो ऑप्शन देखो कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज अ रूरल रिवॉल्ट, ऐसा नहीं था, रूरल रिवॉल्ट यहाँ पे नहीं था। अब देखो क्रिप्स मिशन प्रपोजल भेजे गए थे तो पढ़ेंगे कौन उसको, जो इलाइट पीपल हैं वो लोग। बाकी जो हैं बिगनिंग बोल रहे हैं कि रूरल से हुआ है, रूरल यहाँ पे कोई चीज़ नहीं था। सेकेंड है कि इट वाज इसेंशली अ मॉडरेट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट भी नहीं थे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहे हो, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे जो चला रहे हो, ये मॉडरेट ऐसा नहीं थे, वो इंटेंसिफाई थे।
क्योंकि बोल रहे हो पहले, प्लस यहाँ पे इंडियन का सपोर्ट ले लिए हो, वहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वहाँ पे जीत भी गए, ठीक है, वहाँ पे जीत गए हार गए वो अलग चीज़ है, लेकिन सपोर्ट लिए हो इंडिया का और बोले हो कि इंडिया को हम लोग इंडिपेंडेंस स्टेट बनाएंगे, फिर भी नहीं बना रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मॉडरेट जो मूवमेंट यहाँ पे नहीं चला है, ये भी गलत है। फिर इट वॉज मार्क्ड बाई द अनप्रेसिडेंटेड यूज ऑफ वायलेंस, ये है देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि आक्रोश आएगा ही आएगा, कॉमन पीपल है ना, जो इंडियन पीपल है उसके ऊपर आक्रोश आएगा, क्योंकि पहले बोल रहे हो लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहे हो, जो स्टेट है इसका फॉर्मेशन नहीं कर रहे हो इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये वायलेंस यूज यहाँ पे स्टार्ट किए गए। फोर्थ है कि इट वॉज मार्क बाई दी एक्यूट स्टेट रिप्रेशन, यहाँ पे देखने को मिला है, एक्यूट रिप्रेशन देखने को मिला है इसी के थ्रू, जैसे कि 1942 है, 43, 45, जो लास्ट में जो है 1947 आएगा तो वहाँ पे कहीं जाके इंडिपेंडेंस मिला है। तो यहाँ पे वायलेंस देखने को मिला है, स्टेट रिप्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि जहाँ वायलेंस है वहाँ तो स्टेट रिप्रेशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर रोम, जो 15th सेंचुरी में जो न्यू स्टाइल यहाँ पे आया उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इसका जो स्टाइल देखोगे तो क्या है, एंशिएंट रोमन जो है प्रोपोर्शन के बेस में बनाते थे, या फिर साइमेट्री हो गया, जियोमेट्री हो गया, हारमोनी हो गया, इन शेप में जो है पूरा मिला के बनाते थे लोग, ठीक है। इसका आर्किटेक्चर का अगर बात की जाए, और ये जो है मटेरियल यूज़ करते थे, स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, ब्रिक हो गया, है ना, इन सब चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते थे। अगर ये पिलर बनाया है तो आर्क बेस्ड, है ना, या फिर इसको डोम बेस्ड, इस तरीके से शेप यहाँ पे देना स्टार्ट किए गए थे आर्किटेक्चर का अगर पढ़ोगे तो पहला है कि इट वॉज मार्क बाई अ कंप्लीट ब्रिक फ्रॉम द पास्ट। बताओ तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कंप्लीट ब्रिक में आ गए, ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे कंप्लीट जो ब्रिक है देखने को मैं नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। बात किसका कर रहे हो, 15th सेंचुरी का बात कर रहे हो, और कंप्लीटली जो है ब्रिक पैटर्न में यहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं था, पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। सेकंड है कि इट वाज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ द इंपीरियल रोमन स्टाइल, ये था क्योंकि पढ़ ही रहे रोमन स्टाइल, अब रोमन स्टाइल चल रहे हैं तो ऐसा थोड़ा ना होगा कि डायरेक्टली न्यू स्टाइल पर्शियन स्टाइल में आ गए, इस्लामिक स्टाइल में आ गए, ऐसा नहीं था, जो प्री एग्जिस्टिंग है उसी का एक रिवाइवल होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन तो सही है। थर्ड है कि द आर्किटेक्ट फैमिलियर विद क्लासिकल स्टाइल्स वाज, है ना, एम्प्लॉयड बाय द वेल्दी मर्चेंट एंड एरिस्टोक्रेट्स, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है कि जो आर्किटेक्ट थे वो लोग फैमिलियर थे, है ना, क्लासिकल जो भी स्टाइल होता है उसका जितना भी उसका रिचुअल हो गया, रिलीजन हो गया, उससे रिलेटेड पूरे ये लोग, है ना, क्या थे, फैमिलियर थे, है ना, उसको पता था। तो इस रेस्पेक्ट से 2 और 3 जो है दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट देखो अब अगला क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटिश के हिसाब से इसको यहाँ पे हमें कवर करना है। तो इसका जो यूटिलिटेरियनिज्म है इसका मेन मकसद देखोगे, मेन कॉन्सेप्ट देखोगे तो इसका मतलब यही होता है कि जो फिलोसॉफिकल या फिर पॉलिटिकल थ्योरी है वो ऐसा होना चाहिए कि जो है ज़्यादा मास तक पहुंचता है, जितना भी रूल्स और रेगुलेशन आए वो पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, पीपल को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, पीपल के अगेंस्ट रूल्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बोले हैं। देखो यूटिलिटेरियनिज्म इज अ फिलोसॉफिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरी दैट बिलीव the best policy or action is one that brings the greatest happiness to the greatest number of people। ऐसा यहाँ पे ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट में यूज होता है। अब सबको पता है कि यहाँ पे वो लोग आए, यहाँ पे इंडिया में रूल किए तो यहाँ पे हैप्पीनेस के लिए बात की कि सैड के लिए बात की है, जिसे हम लोग डेवलप अगर देखोगे तो मिड 18-19 सेंचुरी में देखते हैं। जो इसका की थिंकर है जेम्स मिल है या फिर बेंथाम है, इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मोटो वही था कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। चलो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन से यहाँ पे समझ आएगा। इसमें से पहला ऑप्शन है कि यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव दैट द रूल ऑफ द लॉ वाज नेसेसरी फॉर सोसाइटल बेटरमेंट। अभी बात की, अब देखो वहाँ पे हमें ये नहीं जाना है कि ब्रिटिश कैसे थे वो थे, ऐसा नहीं, हमें यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ये बात करते थे कि जो भी रूल्स से रेगुलेशन हो ये सोसाइटल के ओरिएंटेड हो, सोसाइटल को हैप्पीनेस मिले, इस चीज़ का बात करते थे। तो पहला तो सही है यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकेंड है कि जेम्स मिल एक्सपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑन द यूटिलिटेरियनिज्म इन हिज फेमस बुक यूटिलिटेरियन एंड द राज। इस ऑप्शन को बताओ तो सही है क्या? ये ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है? देखो यहाँ पे जो है जेम्स मिल है ना, जो
बेंथम एंड जेम्स मिल है, लेकिन इसका बुक जो है नहीं है, ठीक है। फिर जो थर्ड बोले हैं कि द यूटिलिटेरियन है ना डिफर फ्रॉम द रेबल्स इन अ सिग्निफिकेंस वे, यहाँ पे जो रेबल नहीं लिबरल्स जो है उससे डिफर करते थे, ये बोल रहे हैं। सही है क्या? तो थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है कि ये डिफर करते थे, जो भी रिबरल है रिबरल से थोड़ा डिफर करते थे ये लोग। फिर जो फोर्थ ऑप्शन है कि यूटिलिटेरियनिज्म हैड डिस्टिंक्ट अथॉरिटेरियन टेंडेंसी, ये ऑप्शन भी सही है। तो इस रेस्पेक्ट से जो है डी ऑप्शन 1, 3, 4 ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी जो एक ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बताना है स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है इसे लॉन्च किए गए थे 1905 में, जब बंगाल का बात किए गए हैं कि बंगाल को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे। ब्रिटिश ने बोले हैं कि बंगाल को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, और उसका मकसद था कि वो लोग बोले क्या, देखो ब्रिटिश ने बोले कि हम लोग जो है बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस हो, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक तरीके से कर सके इसके बेस में। लेकिन उसका जो रियल मोटिव था कि वो जो है जो मुस्लिम डोमिनेशन हो गया या फिर वहाँ के जो है लोकल पीपल है उसको यहाँ पे डिवाइड करना इसका मेन एम था, ठीक है। जो कि लॉर्ड कर्जन है उस समय ना पार्टीशन किए थे, तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे, जो कि 1905 1911 यहाँ पे हमें देखने को मिला है। क्लियर? तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है कि इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समिति, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे मास मोबिलाइजेशन के साथ जितना भी बाइकआउट हो गया, चाहे एजुकेशन को बाइकआउट कर रहे हैं, है ना, लॉयर है तो लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बाइकआउट कर रहे हैं, टीचर है तो स्कूल्स को कॉलेजेस को यहाँ पे बाइकआउट कर रहे हैं, यहाँ पे मासिव लेवल में बाइकआउट देखने को मिला है। फॉरेन क्लोथ हो गया उसका बाइकआउट देखने को मिला है, और मास मोबिलाइजेशन तो क्लियरली देखने को मिला यहाँ पे, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे कि बंगाल का यहाँ पे पार्टीशन हो, लेकिन यहाँ पे पार्टीशन देखने को मिला है। सेकेंड ऑप्शन है कि इट वाज मार्क्ड बाय द मास मोबिलाइजेशन थ्रू द लेबर स्ट्राइक, ये ऑप्शन भी सही है। लेबर स्ट्राइक जो है देखने को मिला है ना, स्ट्राइक तो होगा ही होगा। फिर थर्ड है कि इट एडवोकेटेड अ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प या फिर आत्मशक्ति, वह क्या देखो, तो इट एडवोकेटेड द कंस्ट्रक्टिव बोले हैं, क्या बताया मैं पहले कि इसका जो है जो बोले हैं कि कैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, उसका मेन एम वही था। बोले थे पीपल को कि जो हम लोग यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो, सेल्फ हेल्प हो, आत्मशक्ति है, इसके बेस में हम लोग यहाँ इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन रियल मोटिव कुछ अलग ही था। तो अब बोले हैं तो इस हिसाब से जो है ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ बोले हैं कि इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन नेशनल स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड, बताओ तो एजुकेशन नेशनल स्कूल वर एस्टैब्लिश्ड इसी के थ्रू, तो ये ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से करेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे भी दिए कि यहाँ पे जो एजुकेशन हो गया, स्कूल हो गया, इन सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस्टाब्लिश करेंगे, अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो इस रेस्पेक्ट से जो है डी ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली राइट आंसर हो जाते हैं। क्लियर है क्या? तो ये सब चीज़ जो ऑप्शन यहाँ पे है वही लिखा हुआ है पूरा डिटेल के साथ। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन था, है ना, 2016 में जितना भी क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए थे पूरे डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे कवर किए हैं। कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लो, PDF अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।